हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 30 को कवर करेंगे, जो डील करता है माइनर्स पोजीशन इन पार्टनरशिप फर्म। एक माइनर जो कि छोटा है, 18 साल से कम उम्र का है, तो क्या वो फर्म का पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता, और इसकी रिगार्डिंग पूरा हम अच्छे से पढ़ेंगे कि माइनर कब पार्टनर के रूप में हम उसे मान सकते हैं, कब नहीं, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो प्रोविजंस है वो क्या है इसके रिगार्डिंग, और साथ ही माइनर्स की राइट्स क्या होंगी, ड्यूटीज़ क्या होंगी अगर उसे पार्टनर बना लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। मेरे दोस्तों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अभी कर दो। ये लॉ का चैनल आपके लिए है, आपके LLB, BA LLB, BBA LLB, BSc LLB या आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करवाने के लिए हम आगे बैठे हैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते। तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की बात करूं तो हम लोगों को पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 11 ये बोलता है कि कोई भी पर्सन जो पागल है या जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। सेक्शन 11 में बोला गया है कि अगर एक पर्सन माइनर है या वो पागल है, अनसाउंड माइंड का है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, वो एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकता। और हमारे पास एक लैंडमार्क केस हुआ था इन द केस ऑफ मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने साफ साफ बोला था कि अगर कोई पर्सन माइनर के साथ एग्रीमेंट बना लेता है तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड होगा, जीरो होगा, शून्य होगा। वाइड अब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इसे नल माना जाएगा, वाइड माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनर है, माइनर का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द टर्म माइनर? माइनर मतलब एक पर्सन जिसने अभी तक मेजोरिटी अटेन नहीं की है। माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी। और इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अनुसार माइनर मतलब वो पर्सन है जो 18 साल से कम उम्र का है। और माइनर बेसिकली वेरियस लॉज में माइनर की डेफिनेशन अलग है। कुछ लॉज में माइनर का मतलब ये भी है कि 21 साल से कम का पर्सन माइनर माना जाएगा, लेकिन जनरली माइनर वो पर्सन है जो 18 साल से कम है। जनरली हम ये मानते हैं कि माइनर इज अ पर्सन हु इज़ बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो हमें ये पता चल गया कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप क्या है। तो अगर हम सेक्शन 4 की बात करें, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, तो इसमें क्या बोला गया है कि पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच पाए जाने वाला रिलेशन है, जो रिलेशन एग्रीमेंट से बनता है। मतलब सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 बेसिकली ये बोलता है कि पार्टनरशिप कैसे बनती है? एग्रीमेंट से। दो या दो से ज़्यादा लोग एग्रीमेंट में एंटर होते हैं तब पार्टनरशिप बनती है। मतलब बोलना क्या हुआ कि अगर आप फर्म का पार्टनर बनना चाहते हो तो आपको एग्रीमेंट में साइन करने पड़ेंगे, लेकिन माइनर तो फर्म का पार्टनर बन नहीं सकता एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 4। सेक्शन 4 के अनुसार सेक्शन 4 के अनुसार फर्म का पार्टनर वो होगा जो एग्रीमेंट में एंटर होगा। सेक्शन 5 ले लो आप। सेक्शन 5 यही बोलता है कि पार्टनरशिप अराइजेज आउट ऑफ एन एग्रीमेंट, नॉट आउट ऑफ एन स्टेटस। कभी भी पार्टनरशिप फर्म स्टेटस से नहीं बनती, एग्रीमेंट से बनती है। फॉर एग्जांपल ABC 3 लोग हैं, 3 लोगों की फर्म है आपस में। A का बच्चा पैदा हुआ सन, B का भी सन हुआ, C का भी सन हुआ। अब तीनों सन जो है वो ऑटोमेटिकली फर्म के मेंबर नहीं बन जाएंगे। जो ABC फर्म है इसके मेंबर A का सन, B का सन, C का सन ऑटोमेटिकली नहीं बन जाएंगे बाई स्टेटस, ये इसके मेंबर नहीं बन जाएंगे। अगर सन 1, सन 2, सन 3 ABC फर्म के पार्टनर बनना चाहते हैं तो इनको बेसिकली एग्रीमेंट में एंटर होना पड़ेगा। कौन सा एग्रीमेंट? जो फर्म का एग्रीमेंट होगा, पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट होगा। तो एग्रीमेंट में साइन होना बड़ा महत्वपूर्ण है, एग्रीमेंट में एंटर होना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर बात की जाए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 11 की, तो उसमें तो माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे क्या होगा? तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि
ये एक एक्सेप्शन है जनरली पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 30 दिया गया है हमें, सेक्शन 30, जिसमें बोला गया है कि माइनर को हम फर्म के बेनिफिट के लिए एडमिट कर सकते हैं एज ए पार्टनर। वो एग्रीमेंट पे एंटर नहीं करेगा, कोई किसी प्रकार का एग्रीमेंट एंटर नहीं होगा, लेकिन हाँ माइनर को हम फर्म के बेनिफिट के लिए या उसके माइनर के बेनिफिट के लिए हम लोग उसे फर्म का पार्टनर बना सकते हैं। ही कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑफ द फर्म फॉर हिज बेनिफिट्स। तो मेरे दोस्तों ये होगा आपको जनरल इंट्रोडक्शन समझ आ गई होगी सारी की सारी, ये सारा पेपर में आप लिखोगे। अब हम पढ़ेंगे कि माइनर को अगर एडमिट कर लिया जाता है फर्म का पार्टनर, क्योंकि हमने अभी समझा कि माइनर को फर्म का पार्टनर एडमिट किया जा सकता है। सेक्शन 30 एक एक्सेप्शन है एक तरह से। सेक्शन 30 बोलता है कि माइनर्स कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑफ फर्म इवन दो फर्म का पार्टनर वो बनता है जो साइन करता है एग्रीमेंट में, जो एग्रीमेंट में एंटर होते हैं। माइनर एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकता, सेक्शन 11 साफ साफ ये बोलता है, मोरी बीबी के साफ साफ ये बोलता है। लेकिन हाँ सेक्शन 30 काइंड ऑफ एक्सेप्शन है जिसमें ये बोला गया है कि माइनर जो है वो एडमिट किया जा सकता है फर्म में माइनर के बेनिफिट के लिए। एक और बात आपको बता दूं यहाँ पे कि जो पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 3 है, पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 3, वो पता क्या बोलता है? सेक्शन 3 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 3 ये बोलता है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस हैं वो पार्टनरशिप में एप्लीकेबल होंगे। अर्थात पार्टनरशिप में भी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं, ऑफर को लेके, एक्सेप्टेंस को लेके, कंसीडरेशन को लेके, रेमेडीज को लेके, वो सारे यहाँ भी एप्लीकेबल होंगे। या फिर पार्टनरशिप एक्ट में जहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं दिया हुआ किसी पॉइंट के ऊपर, तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रेफर कर सकते हैं। सेक्शन 3 ये बोलता है। लेकिन अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और पार्टनरशिप एक्ट में आपस में इनकंसिस्टेंसी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ और बोल रहा है, पार्टनरशिप एक्ट कुछ और बोल रहा है, दोनों आपस में इनकंसिस्टेंट है, सेम नहीं है। जैसा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 11 बोलता था कि माइनर एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकता, लेकिन सेक्शन 30 पार्टनरशिप एक्ट का बोलता है माइनर को फर्म का बेनिफिट, फर्म का पार्टनर बनाया जा सकता है उसके बेनिफिट के लिए। तो ये दोनों प्रोविजन आपस में इनकंसिस्टेंट है ना। ये तो बोलता है माइनर एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकता, और ये बोल रहा है माइनर को फर्म का पार्टनर बनाया जा सकता है। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट अराइज हो जाए तो हम पार्टनरशिप एक्ट को मानेंगे, ये सेक्शन 3 में बोला गया है। तो यहाँ पे भी हम सेक्शन 30 को ऊपर रखेंगे, सेक्शन 11 को ऊपर नहीं रखेंगे, क्योंकि 11 30 के अगेंस्ट है। तो जब दो प्रोविजन आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हो तो हम फिर पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 3 के अनुसार हम पार्टनरशिप एक्ट को प्रवेल करेंगे, ना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब गाइज मैं आपको कुछ बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा कि अगर माइनर को फर्म का पार्टनर एडमिट करना है तो वो पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। अब मेरे दोस्तों दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताने लगा हूं जो आज पेपर में लिखकर आनी है। एक, माइनर को फर्म का पार्टनर तभी बनाया जा सकता है, उसे फर्म का पार्टनर तभी एडमिट किया जा सकता है अगर सभी पार्टनर की कंसेंट होगी। कंसेंट ऑफ ऑल इज़ नेसेसरी, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर एक फर्म में मान लो 5 पार्टनर हैं, A, B, C, D, E, एक फर्म में 5 पार्टनर हैं और 5 पार्टनर में से जो 4 पार्टनर हैं A, B, C, D, वो चाहते हैं कि माइनर फर्म का पार्टनर बने। These 4 partners they want to admit the minor as a partner of the firm, but E is against this. ये नहीं चाहता, ये चाहता है कि ये माइनर फर्म का पार्टनर एडमिट नहीं होना चाहिए। तो वो माइनर फर्म का पार्टनर कभी भी एडमिट नहीं होगा, बेशक मेजोरिटी ये चाहती है कि वो फर्म का पार्टनर बने। What does it mean? It means that consent of all, the word all is used. Consent of all is very necessary. Consent of majority partner is not necessary. Consent of all is necessary. तभी एक माइनर को फर्म का पार्टनर एडमिट किया जा सकता है। उसी प्रकार दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ वैलिड पार्टनरशिप फर्म इज नेसेसरी। अगर आप माइनर को फर्म का पार्टनर बनाना चाहते हो तो पहले एक वैलिड फर्म एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। इस केस में ये बोला था श्री राम वर्सेस गौरी शंकर, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1961 में, कि अगर आप माइनर को फर्म का पार्टनर बनाना चाहते हो तो पहले एक वैलिड एग्जिस्टेंस फर्म होनी चाहिए, फिर माइनर को फर्म का पार्टनर एडमिट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो A, B, C, A मेजर है, B मेजर है और C माइनर है, ये तीनों फर्म बनाना चाहते हैं तो फर्म कभी नहीं बनेगी। माइनर से फर्म कभी नहीं बन सकती। फर्म पहले बनी होगी तो माइनर को बेनिफिट के लिए एडमिट किया जा सकता है,
पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन माइनर एक नई शुरुआत में किसी फर्म का पार्टनर बने ऐसा कभी नहीं हो सकता। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर माइनर को एडमिट करना है फर्म के पार्टनर के रूप में तो एक एग्जिस्टेंस ऑफ वैलिड पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, एक फर्म हमारे पास होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस में वैलिड पार्टनरशिप फर्म हमारे पास होनी चाहिए, तभी उस फर्म का माइनर को पार्टनर एडमिट किया जा सकता है। माइनर से फर्म कभी नहीं बनाई जा सकती, 3 माइनर मिलके फर्म नहीं बना सकते, 2 माइनर एक मेजर मिलके फर्म नहीं बना सकते। वैलिड फर्म हो पहले, मेजर की फर्म हो, सभी मेजर पार्टनर्स की फर्म हो, फिर माइनर को एडमिट किया जा सकता है। तो ये 2 पॉइंट्स आप ध्यान में रखें मेरे दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि माइनर को अगर फर्म का पार्टनर बना लिया, सभी ने कंसेंट दे दी, फर्म एग्जिस्टेंस में थी और माइनर को पार्टनर बना लिया, तो उसके राइट्स क्या क्या होंगे। तो मेरे दोस्तों अब आगे हम पढ़ेंगे माइनर के राइट क्या है। अगर माइनर को फर्म का पार्टनर एडमिट कर लिया, सभी पार्टनर ने कंसेंट दे दी और माइनर फर्म का पार्टनर बन गया, एडमिट हो गया, फर्म के बेनिफिट के लिए, माइनर के बेनिफिट के लिए फर्म का पार्टनर उसे बना लिया गया, तो इसके राइट क्या क्या होंगे। तो मेरे पास 3 राइट्स हैं जो पार्टनर के निकल के सामने आते हैं अगर उसे पार्टनर एडमिट कर लिया जाता है, माइनर को पार्टनर बना लिया जाता है। पहला राइट है राइट टू गेट शेयर इन प्रॉफिट। जो भी फर्म का प्रॉफिट होगा तो एग्रीमेंट में जितना भी उन्होंने बोला होगा, एज एग्रीड, एग्रीमेंट में जो भी बोला होगा कितना शेयर माइनर को जाएगा वो शेयर माइनर को मिलेगा। सबसे पहला राइट है उसका, राइट टू गेट शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में शेयर लेने का राइट माइनर के पास रहेगा। दूसरा है राइट टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी अकाउंट्स ऑफ द फर्म। फर्म जो है जिसका माइनर को पार्टनर बनाया गया है, उस फर्म की जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको वो इंस्पेक्ट कर सकता है माइनर, उसको कॉपी कर सकता है माइनर, ये माइनर के पास राइट है। तीसरा है राइट टू सू, केस करना पार्टनर के ऊपर, क्यों, फॉर अकाउंट्स एंड पेमेंट ऑफ हिज शेयर। अगर माइनर को प्रॉफिट नहीं मिलता जो कि पार्टनर्स एग्री हुए थे उसको देने के लिए, या माइनर ने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मांगी उसको नहीं दी इंस्पेक्शन के लिए या चेक कॉपी करने के लिए, तो माइनर केस भी कर सकता है। पर हाँ, जब केस का पॉइंट आएगा राइट का, तो उसको अपना रिलेशन फर्म से तोड़ना पड़ेगा, बट ही कैन डू सो ओनली व्हेन ही सीवियर्स हिज रिलेशन विद द फर्म। अब वो फर्म का पार्टनर नहीं रहेगा, जब वो फर्म से रिलेशन तोड़ देगा, वो बोलेगा मैं फर्म का पार्टनर नहीं बनना चाहता, कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तभी वो ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो ये 3 राइट है, होप आपको समझ आगे होंगे। अब हम जानेंगे कि माइनर अगर मेजर हो जाता है तो उसके पास क्या रेमेडी है, उसके पास क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ऑन अटेनिंग द मेजॉरिटी। तो मेरे दोस्तों अब जब माइनर मेजर होगा तो उसके पास ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़, माइनर जो था उसे पता है कि वो फर्म का पार्टनर एडमिट हुआ है और वो मेजर हो रहा है। दूसरी चीज़, एक माइनर को पता ही नहीं है कि वो किसी फर्म का पार्टनर भी उसको एडमिट किया गया था। जब वो माइनर था उसे पता ही नहीं है कि मुझे किसी फर्म का पार्टनर भी बनाया गया है, और वो मेजर हो गया, उसे अभी भी पता नहीं है, और उसको जाके फिर मेजर होने के 2-3 साल के बाद पता चलता है कि वो तो किसी फर्म का पार्टनर भी एडमिट हुआ था। 2 चीज़ें हो सकती हैं ना, एक तो माइनर को पता है, एक माइनर को पता ही नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है सेक्शन 30 सब सेक्शन 5 ये बोलता है कि विद इन 6 मंथ के अंदर 6 मंथ कहाँ से शुरू होंगे, ऑफ अनटेनिंग द मेजॉरिटी, आज मेजॉरिटी अनटेन हुई उसके 6 मंथ के विद इन, या फिर ऑफ ऑब्टेनिंग द नॉलेज दैट ही हैड बीन एडमिटेड एज ए पार्टनर विच एवर इज लेटर। मतलब बोलने का कि एक माइनर जिसको फर्म का पार्टनर एडमिट किया गया था, जब वो मेजर हुआ तो 6 मंथ के अंदर, या फिर उसको नॉलेज ही नहीं है कि वो फर्म का पार्टनर भी एडमिट हुआ है, तो जब उसे नॉलेज हुआ उसके 6 मंथ के अंदर विच एवरेज लेटर, जो बाहर में आएगा, दोनों में से जो बाहर में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से मेरी बात समझना मेरे दोस्तों, तभी आपको समझ आएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक माइनर है, ए माइनर है, और एक फर्म है ABC, एक फर्म है ABC। इस फर्म का माइनर को पार्टनर एडमिट किया हुआ है, ABC फर्म का A को पार्टनर एडमिट कर लिया गया है, ABC फर्म का पार्टनर जो है वो बना लिया गया है, किसको, माइनर को पार्टनर बना लिया गया है। अब दोस्तों माइनर को इस बात का पता भी है, ही नोज दिस थिंग, कि मुझे फर्म का पार्टनर एडमिट किया हुआ है। अब जब माइनर मेजर हो जाएगा तो उसके 6 मंथ के अंदर उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो फर्म का पार्टनर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता।
उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अगर वो फर्म का पार्टनर नहीं रहना चाहता, उसे बोलना पड़ेगा मैं फर्म का पार्टनर नहीं रहना चाहता अब। और अगर वो फर्म का पार्टनर रहना चाहता है तो वो डिसाइड कर ले हाँ मैं रहना चाहता हूँ। अगर वो कुछ ना बोले तो ये मान लिया जाएगा वो फर्म का पार्टनर रहना चाहता है। मेजोरिटी के बाद भी फर्म का पार्टनर वो कंटिन्यूसली बन जाएगा। एक तो ये ऑप्शन हो गया कि माइनर को पता भी था और जब उसे पता था तो 6 मंथ के अंदर उसे डिसाइड करना पड़ेगा। अब मान लो कोई ए माइनर था, उसको पता ही नहीं है मुझे फर्म का पार्टनर बनाया गया है, वो मेजर हो गया, 18 साल मेजर हुआ, 19 साल हो गया, 20 साल हो गया, उसे पता ही नहीं है। उसे 20 साल की उम्र में पता चला एज में कि मुझे तो किसी फर्म का पार्टनर भी एडमिट किया गया था। अब जब उसे नॉलेज हुआ ना तो उसके 6 मंथ के अंदर उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि वो फर्म का पार्टनर कंटिन्यूसली रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता। अर्थात या तो 6 मंथ मेजोरिटी से देखे जाएंगे या जब उसे नॉलेज होगा तब देखे जाएंगे विच एवर इज लेटर, जो बाद में आएगा। पहले वाले केस में क्या था, माइनर को एडमिट किया जा रहा है, फर्म का पार्टनर माइनर को पता है, उसे नॉलेज पहले ही है, पर मेजोरिटी बाद में आ रही। तो जब मेजोरिटी आई उसके 6 मंथ के अंदर उसे डिसाइड करना पड़ेगा वो फर्म का पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता आफ्टर मेजोरिटी। और दूसरे एग्जाम्पल में क्या हुआ, फर्म का पार्टनर तो एडमिट हो गया वो, तो उसे नॉलेज नहीं है। नॉलेज आया उसको 20 साल की उम्र में, तो जब 20 साल की उम्र में नॉलेज आया तो उसके 6 मंथ के अंदर उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि वो फर्म का पार्टनर कंटिन्यूसली बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता। अगर वो कुछ ना बोले, मेरे साइलेंस से चुप रहे, तो 6 मंथ खत्म होने के बाद ये मान लिया जाएगा वो फर्म का पार्टनर है। अब मेरे दोस्तों मान लो वो फर्म का पार्टनर बन जाता है तो उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज अराइज हो जाएंगी, क्या क्या ड्यूटीज अराइज हो जाएंगी, इसको पढ़ लेते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर माइनर फर्म का पार्टनर बन जाता है मेजर होने के बाद भी, तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी जब वो माइनर लाइबिलिटी व्हेन ही बिकम्स पार्टनर आफ्टर मेजोरिटी। आफ्टर मेजोरिटी मेजर होने के बाद भी वो पार्टनर बनता है, उसकी लाइबिलिटी क्या होगी। तो मेरे दोस्तों वो फर्म का रेगुलर पार्टनर बन गया है तो फर्म के लिए उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी बन जाएगी। जैसे बाकी पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है वैसे उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी। उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो रेट्रोस्पेक्टिवली शुरू होगी, रेट्रोस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम द बैक डेट इसकी लाइबिलिटी शुरू होगी। जब इसको माइनर के रूप में पार्टनर एडमिट किया गया था उस दिन से इसकी लाइबिलिटी शुरू हो जाएगी। जब ये मेजर होकर पार्टनर बना उस दिन से लाइबिलिटी नहीं काउंट होगी, लाइबिलिटी इसकी काउंट होगी फ्रॉम द बैक डेट। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि माइनर अगर मेजर होकर पार्टनर बन जाता है फर्म का तो उसकी लाइबिलिटी रेट्रोस्पेक्टिवली अराइज होगी। वो रेट्रोस्पेक्टिवली फर्म के एक्ट के लिए लाइबल होगा, सभी प्रकार के जो भी एक्ट फर्म ने किए उसके लिए वो लाइबल रेट्रोस्पेक्टिवली हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आई होप आपको फर्म का ये जो पार्टनर का जो ये पूरा किस्सा है वो आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। आप हमें हमारी हौसले अफजाई के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं हमारे गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर, पेटीएम नंबर के ऊपर। ये हमारा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर है। आप इस पर कंट्रीब्यूट करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।